गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का पार्ट कौन सा हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बाय कैलकुलस मेथड। एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बाय कैलकुलस मेथड। अब तक हमने सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को प्रूव करने वाले। मैंने आपको सिर्फ टेंटेटिवली पिछली बार बताया था कि सेंट्रीपिटल जो एक्सलरेशन होता है वो होता है v² या सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है r⍵²। इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ बताया था। और ये जो फॉर्मूला ये स्केलर फॉर्म है, इसमें कहीं भी मैंने बार वगैरह यूज नहीं किया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन में बार कब यूज किया जाता है, वो वेक्टर फॉर्म कौन सा है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले आज। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करने वाले कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला यही होता है करके, बराबर। नाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं, बराबर। डेरिवेशन क्या है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, इस डेरिवेशन में कौन कौन सी चीजें, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में समझ लो एक वो पार्टिकल सर्कल पर एक पॉइंट पी पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स? x, y। और तब वहां पे पार्टिकल का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो है, ऐसे यहाँ पे दिखा रहा हूं, दैट इज v। टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, बराबर। और उस पार्टिकल p का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o, वो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं मैं। पार्टिकल जो पॉइंट p पर है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं। तो उसको हम लोग बोल देंगे r बार। पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का r बार, ओरिजिन है o। ठीक है, ओरिजिन है o। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ? और y पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसको हम लोग नाम दे देंगे n और m। दो मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए पॉइंट P से। मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, आई विल टेल यू। और ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ओके, और ये जो पोजीशन वेक्टर ने x एक्सिस के साथ एंगल किया या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया थीटा। ओके, तो हम लोग अब प्रूव करने वाले कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है या r⍵² होता है। ये हमको प्रूव करना है और इसके लिए हम लोग यूज करने वाले कैलकुलस मेथड। क्या यूज करने हम लोग? कैलकुलस मेथड। अब ये मेथड क्या है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये सारी चीजें पहले डायग्राम ड्रॉ करें
और उसके बाद वी विल डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे कुछ 4 चीजें लिख रहा हूँ। सपोज पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ लो एक पार्टिकल है हमारा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखा रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो पार्टिकल हमने यहाँ पे पॉइंट पी पर दिखाया है, पॉइंट पी पर वो यूसिम कर रहा है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला आता है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको प्रूव करना आसान होता है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या आप कंसिडर करो। और फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या बोलेंगे कि पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर था, पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर था। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पी को बोलेंगे हम लोग फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम टी। इनिशियल पोजीशन के लिए टाइम टी को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, 0 सेकंड। फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ एंटी क्लॉकवाइज मोशन आपको दिख रहा है। तो इसका सिंपल से मतलब ये बन के निकल के आ रहा है कि हमारा पोजीशन वेक्टर इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन ये दिखा रहा था, करेक्ट है। पोजीशन वेक्टर हमारा पार्टिकल का पोजीशन इनिशियली ये दिखा रहा था, तब उसने उसके बाद एंगल ट्रेस किया थीटा, थीटा एंगल ट्रेस किया, करेक्ट। और उसने अपना पार्टिकल ने जो पोजीशन चेंज किया, तब पोजीशन वेक्टर ने भी अब अपना पोजीशन चेंज किया और उसने कुछ एंगल ट्रेस किया थीटा। ये तो हमने पहले बार पढ़ के रखा है स्टार्टिंग से। थीटा का मतलब यहां पे लिख के लिखता हूं, थीटा का मतलब क्या है, एंगल ट्रेस्ड बाय, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर आर बार, एंगल ट्रेस बाय पोजीशन वेक्टर आर बार। पोजीशन वेक्टर आर बार ने एंगल ट्रेस किया, उसको हम लोग बोलेंगे थीटा। और हम लोग फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम करने वाले ओमेगा, यहाँ पे अज्यूम करने वाले हम लोग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। क्योंकि ऑलरेडी हमने अगर बोल के रखा है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, तो यूसीएम में हमको मालूम है कि पार्टिकल का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, बराबर। तो यहाँ पे वर्ड मैंने स्पीड यूज किया है। अगर याद रखना, अगर आपने वेलोसिटी वर्ड यूज किया तो आपको बोलना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होता रहता है ना। तो फॉर सिंप्लिसिटी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बोलते हैं, और वी को हम लोग बोल देते सिर्फ कांस्टेंट लीनियर स्पीड बोल देते हैं, कांस्टेंट लीनियर स्पीड, कांस्टेंट लीनियर स्पीड। स्पीड अगर वर्ड यूज किया तो आपको मैग्नीट्यूड वगैरह वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पीड अपने आप में खुद ही क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड अपने आप में खुद एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला तो चल जाता है। तो यूसेम में याद रखना कि स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ओमेगा और वी, ये मैंने पिछले बार पढ़ा था। लेकिन गलती से भी अगर आपने बोला कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता। आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं रहता ना सर्कुलर मोशन में, वो तो चेंज होता रहता है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोलना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आप यहाँ पे चीज बोल सकते हो। ओके, अगर हम लोग फिगर से देखेंगे तो एक बात आपको यहाँ पे पता चल रही है फिगर से देखने के बाद, कि हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है। समझ लो अगर मैंने बोला ये जो O to M का डिस्टेंस है, O to M का डिस्टेंस है, समझ लो कुछ x है, और O to N का डिस्टेंस कुछ तो y है, y। तो PM और ON एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये भी y होगा ना, ये भी y ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM according to triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, according to triangle law of vector addition हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करेंगे। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ट्रायंगल ओपीएम हम लोग कंसिडर करें ना, ये हमारा आर बार हो गया, ये दिस इज आर बार, और वी रिक्वायर दिस तो यहाँ पे हमारा पॉइंट P था, और ये यहाँ पे हमारा पॉइंट M था, और यहाँ पे पॉइंट हमारा O था, और हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो जाता है। मुझको आप एक चीज बताओ बच्चों, डायग्राम से अगर देखोगे इन ट्रायंगल ओपीएम, तो मैंने इसको x बोला है, लेंथ को, इस वेक्टर के लेंथ को x बोला है, और इसके लेंथ को y बोला है मैंने, यानी O to M के लेंथ को मैंने x बोला है, और O to M के लेंथ को मैंने, P to M के लेंथ को मैंने y बोला है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैन आई से आर बार, या फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के हम लोग क्या ना से दैट OM बार और MP बार ऑर्डर में। तो इसका मतलब OP बार क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये हमने इस वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था। OP बार इज रिजल्टेंट, सो OP बार इज इक्वल टू OM बार प्लस MP बार, OM बार प्लस MP बार, OM बार प्लस MP बार। लेकिन OM बार का वैल्यू क्या है, R बार है, ओके। लेकिन OP बार का वैल्यू R बार है, लेकिन OM बार जो है ना उसका लेंथ x है, यानी वो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हम लोग, आई कैप। तो देखो ध्यान से सुनना, x आई कैप क्या मतलब क्या होता है, x उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और आई कैप उसका डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, गेटिंग माय पॉइंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इससे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लो बात आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का OM बार का, और ये आई कैप क्या हो गया, उसका डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं ना, और प्लस MP बार का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो y है, और डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, j कैप होता है। ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा ना मैंने, ये वाला पार्ट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, और इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करके ले लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, राइट एंगल ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल से बात कर रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक याद रखना कि साइन और कॉस लिखते हो तो कभी बार नहीं लिखना किसके सर के ऊपर, क्योंकि साइन और कॉस मैथमेटिकल होते तो उसमें कभी बार नहीं आता। तो साइन का अपोजिट y है और हाइपोटेनस r है। r बार नहीं लिखना गलती से भी, r बार नहीं लिखना। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा r साइन थीटा, y का वैल्यू आ गया r साइन थीटा। उसी तरीके से मैं cos थीटा का वैल्यू भी निकालूंगा। cos थीटा क्या है, एडजेसेंट x अपॉन r। तो इससे r का वैल्यू क्या आ गया, x cos थीटा आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, r cos थीटा आ गया, बराबर। अब वो करना कुछ नहीं है, यहाँ से y का वैल्यू और x का वैल्यू इस r बार के एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है। तो इस r बार के एक्सप्रेशन को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इस r बार के एक्सप्रेशन को मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आप लोगों को। तो सेकंड स्लाइड पर चला जा रहा हूँ मैं, अब सेकंड स्लाइड पर चला जा रहा हूँ। देखो पहले स्टार्टिंग का डायरेक्शन कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब कुछ लिखना। उसके बाद मैंने जैसे लिखा है आपको नोटबुक में डायरेक्शन भी वैसे ही लिखना है, ध्यान से सुनना। पहले डायग्राम ड्रा करो, पहले डायग्राम ये, उसके बाद ये लिखो यूसीएम वगैरह, ए इनिशियल पोजीशन, पी वगैरह सारी नोटेशन लिख के ले लो। उसके बाद ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। ये क्यों बना मैंने आपको समझाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझेगा कि वाई आई एम फाइंडिंग आउट द आर बार, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ मैं। उसी से हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आएगा। तो देखो, तो ये एक्स और वाई के वैल्यू में 1 में पुट करूंगा, ये जो मैंने अभी निकाला ना एक्स और वाई की वैल्यू 1 में पुट करूंगा मैं। तो देयरफॉर देखो, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, अभी जो मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल से मैं निकाला था, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, बराबर है। तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूं। तो आर बार इज इक्वल टू आर आई कैप कॉस थीटा प्लस आर जे कैप साइन थीटा, बस। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने आर बार क्यों निकाला। अरे भाई एक चीज याद रखना आप लोग, एक चीज याद रखना, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम शोइंग टू यू, फॉर सिंप्लिसिटी आई एम शोइंग टू यू, एक चीज याद यहाँ पर रख लेना। देखो किसी भी एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी समझ लो, इनिशियली क्या है कि पार्टिकल यहाँ पे है, आपको मैं सिंप्लिसिटी में दिखाता हूँ कि इनिशियल समझ लो पार्टिकल यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे है, बराबर। तो इनिशियल पॉइंट पर उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ये है, और फाइनल पॉइंट पर समझ लो इनिशियल पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, और फाइनल पॉइंट पर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है। ये बराबर। और कहीं तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिखा सकते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉर सिंप्लिसिटी एक चीज यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R1 बार और फाइनल है R2 बार। आप बोलोगे सर R1 और R2 बार ऐसे क्यों लिख रहे हो, दोनों तो सेम दिख रहे हैं। अरे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ये R1 बार अलग है, R2 बार अलग है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, बराबर। और तब उसने कुछ एंगल ट्रेस किया पोजीशन वेक्टर में, ठीक है।
और समझ लो पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल v1 बार था और फाइनली v2 बार हो गया। अब एक लॉजिकल बात है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी v बार, तो कैन वी से चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसमें अगर चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा तभी आपको वेलोसिटी मिलेगी। अगर पोजीशन वेक्टर जब तक चेंज नहीं करेगा खुद का पोजीशन, तो तब तक वेलोसिटी कैसे मिलेगी ना आपको। यानी मैं अगर थोड़ा और सिंपल अगर इसको कर दूं, तो मैं आपको थोड़ा सा और रियलिटी में आपको लेके जाता हूँ कि रियल वर्ल्ड में कौन सा एग्जांपल था जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं मैं जो अभी चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझको बताओ, एक मेरे पास ऐसे स्टोन लगाए, एक पत्थर लगाया और यहाँ पे इसका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग यानी ये पोजीशन वेक्टर है, यानी ये वाला जो लेंथ है ये पोजीशन वेक्टर है हमारा r बार। करेक्ट है। तो समझ लो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट पी पर चला गया, ये हमारा स्टोन पॉइंट पी पर चला गया। करेक्ट है। यानी इसको कुछ वेलोसिटी इसकी वजह से हो जा रहा है ना, कुछ तो लीनियर वेलोसिटी उसकी वजह से जा रहा है। लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डायरेक्शन दिखाओ अच्छे से, एक पार्टिकल के डायरेक्शन की तरफ ही दिखाता है ना पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है कि पॉइंट ए से पॉइंट ए की तरफ मूव होता है। पोजीशन वेक्टर क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ मूव होता है। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर को मैं r1 बोलूं और फाइनल पोजीशन वेक्टर को मैं r2 बोलूं, देखो दोनों पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए r1 और r2 लिख रहा हूं मैं। एक पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, देखो एक पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखा रहा है और दूसरा पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का पोजीशन इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, बराबर। तो जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट पी की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी आ गया। लेकिन वेलोसिटी आ गया ये हम लोग मैथमेटिकल कैसे समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर में चेंज होता है, r1 बार से r2 बार की तरफ चला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, r1 बार से r2 बार की तरफ चला जाता है। इसका मतलब पार्टिकल में वेलोसिटी आ गया। अगर पार्टिकल समझ लो एक जगह पर रुका रहता तो फिर पोजीशन वेक्टर r1 बार से r2 बार चला जाता क्या? अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होता, सर्कल में जो पार्टिकल घूम रहा है अगर उसका वेलोसिटी 0 होता तो फिर पोजीशन वेक्टर r1 बार से r2 बार होता क्या कि नहीं होता। करेक्ट। इसलिए वेलोसिटी को हम लोग लिखते वक्त ना तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम ऐसे लिख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। क्योंकि अगर पार्टिकल को वेलोसिटी अगर नहीं होता तो ये पोजीशन वेक्टर अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाता ना फिर। ठीक है, यानी ये जो डी बाई डी टी होता है ना ये चेंज दिखाता है। ये एक्चुअली डी बाई डी टी क्या होता है, चेंज दिखाता है। देखो वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर लेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन के पार्ट में वेक्टर चैप्टर में, डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी आर बाई डी टी चेंज इन आर बार अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है न्यूमरेटर क्या दिखाता है, चेंज इन आर बार अपॉन डी टी क्या दिखाता है, चेंज इन टाइम। अब ये डी होने की वजह से स्मॉल चेंज इन होता है वो, लेकिन वो छोड़ दो, उसमें हमको पढ़ना नहीं है अभी। चेंज इन आर बार अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन आर बार अपन चेंज इन टाइम। ये सारी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि वेलोसिटी को हम लोग डी आर बाय डी टी क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि पोजीशन वेक्टर चेंज होगा इसका मतलब पार्टिकल में वेलोसिटी होगा ना। अगर पोजीशन वेक्टर चेंज ही नहीं करेगा तो पार्टिकल में वेलोसिटी कहाँ से आएगा।
यानी फॉर सिंप्लिसिटी आई कैन राइट डाउन v2 वेलोसिटी इज इक्वल टू r2 बार माइनस r1 बार डिवाइड बाय t2 बाय t1 ना, t2 माइनस t1। चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो सोच के देखो, आप मुझे लॉजिकली बताओ, पार्टिकल ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट पी गया, क्यों गया? बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी आ गया पार्टिकल में, ये मैथमेटिकल आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि r1 बार का पोजीशन चेंज हो गया r2 बार में, यानी r1 बार का कन्वर्जन हो गया r2 बार में। इस ये इंडिकेट करता है पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसमें वेलोसिटी आ गया। अगर सोच के देखो, पार्टिकल में वेलोसिटी ही नहीं होता, जीरो वेलोसिटी होता, तो पोजीशन वेक्टर r1 बार से r2 बार चला जाता क्या? नहीं चला जाता। Are getting this idea clear? So very very important derivation is there. So remember this part, a very very important derivation is there. अब मुझको एक चीज बताओ आप लोग, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमको अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहली चीज, एक्सेलरेशन कैसे आता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन, बराबर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक बार वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालना इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। एक बार वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालने का कोई पार्ट डिफिकल्ट नहीं है। बस नाउ वी विल स्टार्ट आवर डेरिवेशन नाउ। तो v बार इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r बार। r बार का तो वैल्यू हमने निकाला इक्वेशन नंबर 2 में, ये वाला r बार का वैल्यू देखो, ये वाला पुट कर लो, r i कैप कॉस थीटा प्लस r j कैप साइन थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। हमने वेक्टर पार्ट में पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हाँ, अब डिफरेंशिएशन करते वक्त अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसको अलग अलग कर लो, और ये डी बाई डी टी जो है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करके ले लो। मल्टीप्लाई होता है डी बाई डी टी अंदर, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ले लो डी बाई डी टी अंदर। तो ये वाला ब्रैकेट प्लस ये वाला ब्रैकेट, इसको डी बाई डी टी से अंदर मल्टीप्लाई करके ले लो। तो डी बाई डी टी ऑफ आर आई कैप कॉस थीटा प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर जे कैप साइन थीटा, बराबर। देयरफॉर वी बार इज इक्वल टू, अब मुझको बताओ, ये सर्कल का रेडियस जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। मुझको बताओ, कभी सर्कल का रेडियस का लेंथ, ये आर बार नहीं है, ये सर्कल का रेडियस है, उसका कांस्टेंट होता है रेडियस। तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, आर को बाहर निकाला मैंने, और डी बाई डी टी अंदर लेके जाओ। और दूसरी चीज, ये आई कैप जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करना। तो आर आई कैप कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा का। तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा होगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा प्लस प्लस तो आर जे कैप डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, बराबर। क्योंकि आर आई कैप कांस्टेंट है और आर जे कैप भी कांस्टेंट है। सर्कल का रेडियस कभी चेंज नहीं होता। ऐसा कभी होता है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है करके उसका रेडियस कम होता है? नहीं होता। आर कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट है, जे कैप कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। अब मैंने आपको पढ़ाया था, अब ये वाला डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, डेरिवेशन में इसको हटा दो। अब ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है ना, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था। हाँ, लेकिन अब एक काम करना आप लोग यहाँ पे, कि हम लोग अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस में थीटा है और साइन में भी थीटा है, और अब डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी से, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल भी टी लाना पड़ेगा थीटा में। तो थीटा में
वेरिएबल टी कैसे लाओगे आप, वो कैसे लाओगे देखो, वो कैसे लाओगे देखो आप। तो हमको मालूम है कि हमने यहाँ पे यूसिम कंसीडर किया और यूसिम में ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ओमेगा यूसिम में ओमेगा कांस्टेंट होता है बराबर। तो अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो वी बार इज इक्वल टू, आप फिर से मत लिखना, वी बार इज इक्वल टू आर आई कैप इंटू डी बाई डी टी कॉस थीटा प्लस आर जे कैप इंटू डी बाई डी टी साइन थीटा। बट वी नो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड बोल रहा हूं मैं, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, थीटा बाई टी। ये सिंपल फॉर्मूला अपना, इनिशियल एंगल डिस्प्लेसमेंट जीरो, फाइनल एंगल डिस्प्लेसमेंट थीटा, इस टर्म्स में मैंने आपको प्रूव करके दिया था ना उस दिन। थीटा बाई टी चेंज एंगल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी, तो इसका मतलब यहां से थीटा का वैल्यू निकल के आता है ओमेगा इंटू टी। बस अब आ गया ना टी इसमें। अब ये जो थीटा का फॉर्मूला है अब इसमें पुट कर लो आप लोग। अब ये जो थीटा का फॉर्मूला है, नाउ यू आर गोइंग टू पुट हियर एंड हियर, ठीक है, थीटा को इधर उधर आप पुट कर लो बस। अब हमारा काम आसान हो गया। तो वी बार इज इक्वल टू आर आई कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी, सॉरी आर आई कैप बचा ना अपने यहाँ पे, आर जे कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या क्या मैं आपको बताता हूं, देखो सिंस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या है देखो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का फॉर्मूला माइनस होता है साइन में, ये मैंने आपको पहली बार पढ़ाया था वेक्टर चैप्टर के बाद, जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें पढ़ लो, ठीक है, उसमें पढ़ लो। अभी इसके लिए डिफरेंशिएशन को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसका यूज कर लो आप लोग, बाकी दूसरा कुछ मत करो। और ये जो ओमेगा टी में जो टी के साथ मल्टीप्लाई ओमेगा है ना, उसको आगे लेके आ जाओ, ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है, और ये माइनस करो यहाँ पे। बस ये सिर्फ आप याद रखना, बाद में आप मैथ्स में ये फॉर्मूले पढ़ने वाले हो। तो अभी फिलहाल वी डोंट रिक्वायर दिस फॉर्मूलीज, जस्ट आई एम टेलिंग यू। जिस लोगों ने वेक्टर के बाद मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अगर वो लोगों ने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने लेट एडमिशन लिया, ज़्यादा पढ़ा नहीं, सिर्फ नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो वो लोग क्या करो, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको लिख ले लो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन का आंसर होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन का आंसर होता है कॉस ओमेगा टी, और ये जो टी के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, उसको बाहर निकालो बस। तो ये डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जस्ट रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, ये कोई फिजिक्स का पार्ट नहीं है, अपने मैथ्स में आप लोग अलग से पढ़े, तो प्लीज रिमेंबर। Just memorize it. Only you require to memorize it. No need to understand it, because you will be studying in mathematics separately. Memorize it. Just memorize it. Okay. So V bar is equal to R I cap into minus omega sin omega t plus R J cap, और ये होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। थोड़ा इसको अच्छे से लिख के ले लेते हैं, यानी आप बाद में हमको डेरिवेशन सॉल्व करते हो अच्छा पड़ेगा। देखो इन दोनों से क्या कॉमन निकल के आएगा, आर ओमेगा, या ऐसे लिखो माइनस आर ओमेगा आई कैप साइन ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा जे कैप कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी एक बार मिल गया तो एक्सेलरेशन निकलना बहुत आसान होता है।
एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टाइम टी। तो ये वाला इक्वेशन में फिर से लिख लेता हूँ। Therefore, now we are going to find out acceleration, that is nothing but the change in velocity upon time t. तो d by dt ऑफ वेलोसिटी अभी हमने निकाला, वो वाला एक्सप्रेशन देख लो आप लोग। क्या है? माइनस आर ओमेगा आई साइन ओमेगा टी आर ओमेगा जे कॉस ओमेगा टी, माइनस आर ओमेगा आई साइन ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा जे कॉस ओमेगा टी बराबर। सो देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ। अब काम करो, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका निकल सकता है? साइन का और कॉस का। बाकी सारे कांस्टेंट्स होते हैं इसमें, बाकी सारे इसमें कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, बाकी सारे इसमें कांस्टेंट होते हैं। तो डी बाई डी टी से अंदर मल्टीप्लाई करके ले लो और बाकी सबको बाहर निकालो। माइनस आर ओमेगा आई कैप, अब यहाँ पे डी बाई डी टी सिर्फ पहले साइन का निकलेगा प्लस आर ओमेगा जे कैप और डी बाई टी टी निकलेगा कॉस ओमेगा का टी का बराबर। बस, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया साइन और कॉस की। तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बस इसको याद रखना आप लोग। तो माइनस आर ओमेगा जे कैप इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन निकाला देखो मैंने, प्लस आर ओमेगा जे कैप, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बस, अब ये देखो यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ओमेगा और ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया और दोनों तरफ माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालो, अंदर क्या क्या बचे देखो। सॉरी, यहाँ पे आई कैप आएगा ना, मैंने गलती से लिखा है जे कैप, यहाँ पे आई कैप आएगा बराबर। अंदर क्या क्या बचे देखो, माइनस तो निकाला मैंने, आर आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस आर जे कैप साइन ओमेगा टी। अब मुझको बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये पीछे जरा आके देख लेते हैं हम लोग। अगर मैंने थीटा का जगह पर ओमेगा टी डाल दो तो ये किसका फॉर्मूला देखो, आर आई कैप कॉस ओमेगा टी प्लस आर जे कैप साइन ओमेगा टी। थीटा की जगह पर मैंने ओमेगा टी डाल दिया, बस इतना सा पार्ट है। यानी आर आई कैप कॉस ओमेगा टी आर जे कैप साइन ओमेगा टी, किसका फॉर्मूला? आर बार का फॉर्मूला है ना। तो बस ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर बार। बराबर। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है इसको ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो वाई, आई विल टेल यू व्हाई। अब देखो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है बराबर। तो ये जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया आपका एसी बार। लेकिन आप देखो आर बार जो पोजीशन वेक्टर ना ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है ना, क्योंकि आर बार क्या करता है कि पार्टिकल का पोजीशन दिखा देता है। तो समझ लो यहाँ पे कोई पार्टिकल बैठा है सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे कोई पार्टिकल बैठा है।
सपोज ये पार्टिकल है, पार्टिकल है, तो आर बार का डायरेक्शन क्या होता है? आर बार का डायरेक्शन, ये जो आर बार है अपना, इसका डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल है, अवे फ्रॉम सेंटर है। और मुझको आप एक चीज बताओ, ये जो ए सी बार है ये क्या है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है, टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब ए सी बार और आर बार इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे को, और उन दोनों में एंगल कितना आ रहा है? 180 का आ रहा है। तो मुझको बताओ, दो अपोजिट वेक्टर्स को अगर आप इक्वल करके दिखा रहे हो, दो अपोजिट वेक्टर्स को अगर आप इक्वल करके दिखा रहे हो, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना। कैसे माइनस साइन? दो अपोजिट वेक्टर्स को अगर आप इक्वल करके लिख रहे हो तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी बार, है ना, एक समझ लो एक वेक्टर है मेरे पास ए बी बार करके, ए सी बी जा रहा है। अगर मैंने उसको उल्टा किया, एग्जैक्टली उल्टा किया, पॉइंट तो वैसे रखा मैंने, पॉइंट तो वैसे रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी ए बार। अगर मैं आपको पूछूं कि ए बी बार को इक्वल टू बी ए बार लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर उनका दोनों का लेंथ सेम है, चलो दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बट कैन यू राइट डाउन ए बी बार इज इक्वल टू बी ए बार? नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को अगर इक्वल दिखाना है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनका डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, 180 का एंगल है दोनों में। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि ए सी बार और आर बार जो वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट वेक्टर्स है, तो उनको अगर इक्वल करना चाहते हो आप तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसका मतलब ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ए सी बार इज ऑपोजिट टू आर बार, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। So this negative sign indicates AC bar is opposite to R bar. AC bar is opposite to R bar. बस ये वाला पार्ट है। तो हो गया, हमने इसको प्रूव किया, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। नेगेटिव साइन आपको समझा ना कि नेगेटिव साइन क्या हो रहा है, कि ये नेगेटिव साइन हमको क्या दिखा रहा है? इंडिकेट एसी बार इज ऑपोजिट टू आर बार। और दूसरी चीज, एसी बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है। क्या है ये? वेक्टर फॉर्म। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो मैंने आपको इसका स्केलर फॉर्म बताया था, स्केलर फॉर्म बार वगैरह हटा दो। एसी ये निगेटिव भी लगाने की जरूरत नहीं, निगेटिव डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर और आर बार का मैग्नीट्यूड आर होता है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्केलर फॉर्म हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है इसमें। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो ऊपर कैसे लिखा है देखो, तो वेक्टर फॉर्म में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो ओमेगा स्क्वायर आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर बार क्या कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आर बार के ऑपोजिट डायरेक्शन एसी बार का, ऐसे आर बार के ऑपोजिट डायरेक्शन एसी बार का, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? और इसी फॉर्मूले में हम लोग चेंज ये भी कर सकते हैं, बट वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ये अगर इसमें पुट कर लेंगे, ये वैल्यू ओमेगा का यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो एसी का वैल्यू क्या निकल के आएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर और आर कट गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन फिर भी अभी भी ये स्केलर फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये जो एसी दिख रहा है आपको, ये स्केलर फॉर्म में दिख रहा है अभी भी। ठीक है? तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार और ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर स्केलर फॉर्म, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो वी स्क्वायर अपॉन आर स्केलर फॉर्म। अब इसका भी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर का भी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? उसको क्या करना पड़ेगा? AC बार इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर
इनटू एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा आर कैप। आप बोलेगे सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और ये आर कैप जो है ना ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। आप बोलेगे सर आपने ऐसे क्यों किया, इस आर को आर बार क्यों नहीं लिखा? लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन नहीं होता। तो बच्चे इसमें गलती करते, कभी भी जिंदगी में ऐसे आपने लिखा अगर वी स्क्वायर अपॉन आर बार लिखा तो आपने बोला कि सर ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। गलत कर दिया भाई लोग, अपनी वेक्टर को मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन इस फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जाता। वेक्टर को सिर्फ मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, डिवाइड बाय डायरेक्शन नहीं होता है। गलत है ये, इसलिए मैंने वी बार अपॉन आर बार नहीं लिखा, ये गलत है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने अलग से एक यूनिट वेक्टर कंसिडर किया, यूनिट वेक्टर आर बार, यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, ऐसे मैंने इसको बोला, यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, ऐसे मैंने उसको बोला। तो ये आप ये चीज याद रखना, भूलना मत इसको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बोलोगे कि सर सर्कल में दिखाओ ये कैसे दिख रहा है? ये कुछ नहीं दिख रहा है, देखो ये समझ लो पार्टिकल यहाँ पे, तो आपने ये जो आर बार दिखाते हो ना आर बार, उसके अलग आर कैप दिखाओ और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होता है, बस। देखो फिर आर कैप और एसी बार एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए, फिर इसमें भी आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना, फिर ऑपोजिट आने के बाद, अपोजिट वेक्टर आने के बाद इसको भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा, फिर माइनस साइन लगा दे मैंने, देखो ये लगा दिया। और आर कैप क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार, बस, दूसरा कुछ नहीं। ये डायरेक्शन के लिए से किया। तो टोटल 4 फॉर्मूले आपके हो गए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के होमवर्क के लिए यही क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बाय कैलकुलस मेथड। ये कैलकुलस मेथड क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन यूज किया ना इसमें, इसलिए इसको कैलकुलस मेथड हम लोग बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।